बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, आज हल करते हैं पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, साथ साथ तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर। ये 2025 के चौथे महीने की 27 तारीख को ये पेपर हुए थे। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं जी। नंबर 1, शीप ये पहला एनिमल है जिसे क्लोन्ड किया गया स्कॉटलैंड में। ये मरूजी पूछी जाती है कि फर्स्ट एनिमल कौन सा है जो क्लोन्ड या क्लोनिंग यानी जिसे टीका लगाया गया, वो शीप है। तो शीप को कहां पर किया गया? स्कॉटलैंड में। आपको ये पूरी बात याद होनी चाहिए। शीप इज द फर्स्ट एनिमल क्लोन्ड इन स्कॉटलैंड। इसी तरह लाइटनिंग रोड जो हैं, जो रोड चमकते हैं, वो किसने इजाद किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इजाद किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रोड भी इजाद किए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी भी इजाद की। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दोनों इजाद किए। नेक्स्ट जी, यासर अरफात, इन्होंने अल फतह 1958 के अंदर ये कायम की, अल फतह। अच्छा, याद रखने का तरीका ये याद रखे, ये अरफात में FAT आ रहा है, FAT यानी ये वाली चीज आ रही है FAT से फतह बनता है, फतह। तो आप याद रख लें जी, यासर अरफात FAT यानी अल फतह, फतह इसने बनाई। अच्छा, 1958 के अंदर इस F को आप 5 बना लें, इस F को एक चीज, और 8 मीन 8, 5 8 यानी F को आपने 5 बना लिया, 8 मीन 8। 1958 के अंदर यासर अरफात ने अल फतह बनाई, बड़ी रिपीटेड। अच्छा, ये आया हुआ था ट्रांसनेशनल एडवोकेसी नेटवर्क। ट्रांसनेशनल क्या होते हैं? जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव करते हैं, एडवोकेसी नेटवर्क्स। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर एपिस्मेटिक कम्युनिटीज, ट्रांसनेशनल एडवोकेसी नेटवर्क या एपिस्मेटिक कम्युनिटीज। बेसिकली इनका मकसद क्या है? ये एक्सपर्टीज यानी कि ये माहिर होते हैं एक्टिविज्म प्लस सोशल इश्यूज के अंदर। यानी कि सोशल इश्यूज के अंदर जितने आपके सोशल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे चाइल्ड लेबर का इशू है, चाहे जेंडर एम्पावरमेंट का इशू है, वुमेन इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, उनके अंदर ये माहिर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, उनके ऊपर ये आवाज उठाते हैं। कौन? एपिस्टेमेटिक कम्युनिटीज और ट्रांसनेशनल एडवोकेसी ग्रुप्स। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एम क्या है, पर्पस क्या है? इसका पर्पस है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट। जो आपकी फॉरेन ट्रेड हो रही है, यानी एक कंट्री दूसरे से ट्रेड कर रही है, तिजारत कर रही है, या फिर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की, ये चाइना पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर जो तिजारत हो रही है जैसे पाकिस्तान की USA के साथ है, तो उसकी लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है आपकी, उसका तिजारत के ऊपर कोई रोकथाम ना हो। तिजारत की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ना बनाए, ट्रेड की पॉलिसीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीज़ अगर पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान का एक बंदा ट्रेड कर रहा है किसी दूसरे के साथ, तो वो दो लोगों के दरमियान ही मामला हो, हुकूमत का बीच में कोई मामला ना हो। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पाकिस्तान चाइना से सोलर प्लेट्स मंगाता है, कोई कारोबारी बंदा है तो वो मंगवाता है, तो उसमें हुकूमत का कोई ज़्यादा किरदार ना हो। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि अभी मंडियां जो है वो उसके अंदर फ्री ट्रेड होती रहनी चाहिए, लोगों का आपस में होना चाहिए, एक मुल्क के दूसरे। तो ये सवाल पूछा हुआ था WTO का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी हुकूमत की जो उसे निकालना उन मामलात से, और इन्वेस्टमेंट। इसी तरह हमारे पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर कायम हुआ। पहले ये GATT हुआ करता था, GATT, लेकिन WTO 1995 के अंदर। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि चाइना ने कब ज्वाइन किया WTO? चाइना ने 2001 में ज्वाइन किया। अब आप चेक कर लें चाइना ने कितनी लेट ज्वाइन किया WTO। आज चाइना पूरी दुनिया के अंदर मुआशी एतबार से उभर के सामने आया है, तो उसने बेसिकली WTO की पॉलिसीज को ही यूज किया है। कौन सी? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट।
हर मंडियों के अंदर, हर जगह पे, हर दुकानों के ऊपर चाइना का माल पड़ा है। आप सुई लेने चले जाते हैं, आप सोलर प्लेट लेने चले जाते हैं, आप पंखे लेने चले जाते हैं, आप एसी फ्रिज जो भी लेने चले जाते हैं, तो बेसिकली वो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के प्रिंसिपल को ही चाइना इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन 2001 में चाइना ने ज्वाइन किया था। क्वेश्चन ये था WTO बेसिकली इसका एम क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी 6वें नंबर पे फर्स्ट एशियन गेम्स। कहां पर हुई जी? 1951 में ये इंडिया में हुई। इंडिया के अंदर आपकी फर्स्ट एशियन गेम्स हो रही हैं 1951 के अंदर। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है, इजाफी मालूमात लिखी है जो पेपर में MCQs आए हुए हैं पास्ट में। 1951 के अंदर ही पहला जो है वो आपका सेंसस पाकिस्तान का हुआ, यानी पाकिस्तान की पहली जो मर्दमशुमारी है या लोगों को जो गिना गया वो 1951 के अंदर ही। और 1951 16 अक्टूबर में लियाकत अली खान जो है वो उनको गोली लगी रावलपिंडी वाले जो बाग जो है वहाँ पे वो डेथ हुई 1951 के अंदर लियाकत अली। सवाल ये पूछा गया था फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर हुई? इंडिया में हुई। कब हुई? 1951 में हुई। ये बात पूछी गई थी। ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जी। सन यत सन, SUN, सन यत सन, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जी चाइना के। चाइना के अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से हैं, सन यत सन, ये भी सवाल पूछा गया था। इसी तरह न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर टेस्ट एक्सपेरिमेंट, यानी कि पाकिस्तान ने जो अपने न्यूक्लियर धमाके किए थे पाकिस्तान ने, वो कब किए थे? 28 मई 1998 को किए थे। और उसे किस दिन से पुकारा जाता है? योम तकबीर। 5 हमले किए थे जी चागी के मुकाम पे। इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं आप कि जब से पाकिस्तान ने ये हमले किए, न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान, उस वक़्त से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई। हालांकि 1965 में हुई, 1948 में हुई, 1971 के अंदर हुई, लेकिन 1998 के बाद कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ये बेसिकली उन्हें सेवियर ऑफ द पाकिस्तान कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। नेक्स्ट जी 9वें नंबर पे PIA होटल जो है न्यूयॉर्क, ये कहाँ पर है जी? ये PIA का जो होटल न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क के अंदर PIA का एक होटल है जी, उसे रूसवेल्ट वेल्ट होटल कहा जाता है। रूसवेल्ट वेल्ट होटल मीन PIA का जो होटल न्यूयॉर्क के अंदर है, ये याद रखना है, रूसवेल्ट वेल्ट होटल न्यूयॉर्क में है, ये PIA का है। अच्छा, बिगेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी कि पाकिस्तान की वो कौन सी कमोडिटी है जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है? टेक्सटाइल है जी। अब पाकिस्तान एग्रेरियन सोसाइटी है जिसमें ज़राअत का बड़ा जो है, तो यहाँ पे जो आपका जो जिसे आप कॉटन कहते हैं, कपास कहते हैं, कपास से फिर साफ ज़ाहिर है जी कॉटन की बेल्स बनती हैं जिससे कपड़ा बनता है। तो टेक्सटाइल जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ से पाकिस्तान वाले कपड़े पहने या ना पहने, अच्छे कॉटन वाले, लेकिन बाहर की दुनिया तो फिर ये पहनती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। नेक्स्ट चेक कीजिएगा, लाइबेरिया का जो कैपिटल है, लाइबेरिया का मोनरोविया है। लाइबेरिया का कैपिटल मोनरोविया, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। केबल बीच ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर केबल बीच है। अफगानिस्तान का जो लार्जेस्ट, एल से मुराद लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप क्या है? ये फार्मूला याद रखें, पट्टू, PTUHU, पट्टू। P से मुराद पश्तून होता है, T से मुराद ताजिक होता है, U से मुराद उज़्बिक होता है, H से मुराद हज़ारा होता है। तो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप पूछा हुआ है, तो P से मुराद पश्तून, जो पश्तून है वो आपका लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। उसके बाद ताजिक हैं। नेक्स्ट है जी सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, यानी दो का मतलब दो, आब का मतलब पानी, यानी जहां पे दो पानी मीट करते हैं, सिंध और सागर। कहां पर जी? इंडस और जेहलम, यानी इंडस और जेहलम को ही सिंध सागर दोआब कहा जाता है। याद रखने के लिए भी सागर साहब थे जनाब, सागर सिंध के अंदर जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, सागर ने सिंध के अंदर छलांग लगाई, तो ऐसे समझ लें जैसे वो जेल के अंदर चला गया। जेहलम मीन जेल के अंदर। अच्छा, सागर ने सिंध में छलांग लगाई, वो जेल में चला गया। सिंध की यहाँ पे आप इंडस लगा लें, इंडस जेहलम मीन, यहाँ से आपको याद रह जाना चाहिए भी सागर साहब में उन्होंने इंडस जेहलम में, इंडस मीन सिंध, जेहल मीन सागर को जेहल हुई। इंडस का मतलब सिंध, जेहल का मतलब सागर को जेहल हुई। सागर को सिंध या इसमें जेल हुई, या सिंध सागर दो आप इंडस जेहलम रिवर, इसे आप याद करते हैं। इसी तरह सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यानी सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुर मुजाहिद
वाला डिस्ट्रिक्ट है। हुर मुजाहिद, यहाँ पे कोई सूफी थे या कोई भी थे, जो भी, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट और हुर मुजाहिद का आपस में, ये पढ़ लीजिएगा एमसीक्यूज, किताबों के अंदर वाजे लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये याद रखना है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में ही हुर मुजाहिद है। गंडा सिंह बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर फिरोज कसूर, गंडा सिंह बॉर्डर कहाँ पे है? फिरोज और कसूर के दरमियान में है, फिरोज और कसूर के दरमियान गंडापुर आपका बॉर्डर है। अच्छा, याद रखने का तरीका बता देता हूं कि अगर गंडा सिंह कसूर करेगा, कसूर, गंडा सिंह जो है वो फी रोज कसूर करता है, फी रोज मीन हर रोज कसूर करता है, उस लिहाजा उसे सजा होनी चाहिए जी। ये याद रखने का तरीका है। बहरहाल हर बंदा अपने अपने बनाता है जी। अब इतनी लंबी चौड़ी आपके पास ये सारा है तो आपने कुछ ना कुछ तो याद रखना होता है। गंडा सिंह फी रोज कसूर करता है, यानी फी रोज मीन हर रोज। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सवाल है जी। अच्छा, ये भी याद रहे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी हैं। जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, यानी कि जो वो घूम रहा होता है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और उससे जो पैदा हो रहा होता है यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बनाता है। आपकी जितनी सोलर प्लेटें हैं उनके अंदर फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो सोलर यानी सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। इधर से इधर जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, सलेवरी जो ग्लैंड है आपके पास, सलेवरी ग्लैंड, ये कौन सा एंजाइम पैदा करता है? ये पिटाइलियन सलेवरी पिटाइलियन ग्लैंड। तो आप ये याद रख लें जी, पिटाई करता देता है सलेवरी जो है, सलेवरी अगर यानी सलेवरी से याद रखें कि गुलामी है, गुलामी इख्तियार करेंगे तो आपकी पिटाई होगी जी, सलेवरी ग्लैंड। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी बायो नहीं है, जिनकी फिजिक्स नहीं है, जिनकी साइंस नहीं है, वो याद रख लें बस कि अगर स्लेवरी करोगे आपकी पिटाई होगी। स्लेवरी ग्लैंड मीन पिटालियन, यानी स्लेवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम पैदा करता है? पिटालियन। अच्छा, फॉल्स सीलिंग पूछा हुआ है, फॉल्स सीलिंग। अब सीलिंग ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जी। सीलिंग छत के ऊपर जो हम काम करवाते हैं, रूफ जो है। अच्छा, कमरे के अंदर वाले जो ऊपर हिस्सा होता है वो रूफ होता है। तो फॉल्स सीलिंग मीन रूफ इंसुलेशन, आपने जो छत है उसे इंसुलेट कर देना है, यानी छत के अंदर से आपका कोई करंट ना पास कर सके। वहां पे प्लास्टिक वगैरह आप छत के ऊपर लगाएंगे या कोई भी काम करेंगे। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं। नेक्स्ट चेक कीजिएगा आपके पास जी, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, इनका जो मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन, इसे कोल गैस कहते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, साइंस की हैं सारी ये। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, HMC याद रख लें, इनका जो मिक्सचर है इसे कोल गैस कहते हैं। अच्छा, यहाँ से एक एडिशन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है, नो AC ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, नो AC, कि भाई AC नहीं है लिहाजा गर्मी लग रही है। लेकिन यहाँ नो से मुराद, N से मुराद है नाइट्रोजन, O से मुराद है ऑक्सीजन, A से मुराद है आर्गन, C से मुराद है कार्बन। नाइट्रोजन आपका 78%। अच्छा, नो AC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, इस मिक्सचर से आपका एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बनती है। इस मिक्सचर से आपके पास एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बनती है, चेक कर सकते हैं आप। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन जो है वो क्या है जी? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन है। नाइट्रोजन 78% है आपके पास यहाँ पे। ऑक्सीजन अक, ऑक्सीजन लफ्ज बना है अक से 21 हो गया, ऑक्सीजन 21% है। आर्गन जो है 0.018% है। कार्बन 0.03% है। तो मैंने साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रहा हूँ इस वजह से कि आपका PPSC की अच्छी तैयारी हो सके। अच्छा, एक बाल है, बाल, ये बाल मैंने दिखाया, बाल को आपने ऊपर फेंका है, इसका मतलब है ऊपर फेंका है बाल को ऊपर फेंका है। तो कहता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब बाल को हम ऊपर फेंकते हैं, या शाहिद अफरीदी छक्का लगाता है तो वो छक्का लगने की बजाय बाल ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट होता है जहां पर बाल जाके रुक जाता है। अच्छा, बाल रुकता क्यों है? बाल रुकता इस वजह से वहां पे जाके असल में उसकी हरकत जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर हरकत जीरो ना हो तो बाल तो फिर ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा और आसमानों के ऊपर चढ़ जाएगा। तो बाल रुकता जहां हाईएस्ट पॉइंट कौन सा? वो पॉइंट जहां पर जाके बाल रुक जाता है, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। रुकता क्यों है? वहां पे हरकत जीरो हो जाती है।
हरकत जीरो है तो आपकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो यही बात यहां पे जनरल सेंस क्वेश्चन है जी। एक बाल है, आपने ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा जहां पे वो रुक जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है जी स्टेट जो है आपके पास, इससे मुराद क्या है, फेडरल गवर्नमेंट ये भी स्टेट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी स्टेट है, पार्लियामेंट ये भी स्टेट है। ये तीनों ही इसके आंसर है। आल आएगा तो आपने आल यहां पे लगा देना है, आल वाले ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, बल्कि ये आया हुआ है, जिन्होंने आल वाला लगाया है उनका यकीनन ठीक होगा। नेक्स्ट जी हमारे पास ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई हैं ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए, आपको पता चल जाए कि बेसिकली पीपीएससी कितनी आसान है, ये कितनी मुश्किल है। हाँ जी, ये चेक कर सकते हैं जी। वाइसराय के हवाले से कि लॉन्गेस्ट कौन सा है जी, लॉन्गेस्ट है आपके पास लिनलिथगो लॉन्गेस्ट है। ये पूछा हुआ था कि लॉन्गेस्ट वाइसरे यानी लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, किस वाइसरे का, लिनलिथगो का है। लास्ट जो वाइसरे है, अच्छा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जी, ये भी पेपर से ही सवाल लिए गए। लास्ट जो है वो माउंटबेटन है। लास्ट जो माउंटबेटन है, ऐसे समझ लें कि माउंट का मतलब है पहाड़ और बैटन का मतलब है पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, यानी कि आखिरी जो है वो माउंटबेटन है। आखिरी जो होता है उससे पहले वाले को पीनल्टीमेट कहा जाता है। पिनल्टीमेट किसे कहा जाता है, जो आखिरी से पहले वाला। पिनल्टीमेट जो वाइसरे था वो कौन है जी, वो वेवल है, वेवल। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किसने दिया था, रिपन ने दिया था। कौन से वाइसरे ने दिया था, रिपन ने दिया था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। डॉक्ट्राइन लैब्स जो है, डॉक्ट्राइन लैब्स बेसिकली डाले हाउस ने दी थी 1848 के अंदर। अच्छा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एट अ टाइम याद कर लें। इसी तरह जी डॉक्ट्राइन लैब्स जो है डाले हाउस 1848 में दी थी। इसी तरह ये आप देख लें, शेर अली अफरीदी ने, एक पश्तून था शेर अली अफरीदी, पश्तून था ये शेर अली अफरीदी। इसने किल मारा था, किसे मारा था, लॉर्ड मायो को। लॉर्ड मायो को किसने कत्ल किया था, शेर अली अफरीदी ने, पश्तून था। कब किया था, 8 फरवरी 1872 को इसने कत्ल किया था, 8 फरवरी 1872 को। ये सारी ये वाइसरे था, लॉर्ड मायो जो था वाइसरे था। नेक्स्ट जी आपके पास चेक कर सकते हैं आप, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी पाकिस्तान का कल्चर कौन सा है। पाकिस्तान का कल्चर कलेक्टिविस्ट कल्चर है। पाकिस्तान का कल्चर कलेक्टिविस्ट कल्चर है, कलेक्टिविस्ट। सारे मिलजुल के रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची सारे इकट्ठे, कलेक्टिविस्ट कल्चर है। अच्छा, पूना पैक्ट 1932 में ये हुआ था। पूना पैक्ट अंग्रेजों के साथ ये सारे मुआहदात हुए थे, ये पैक्ट हुआ था। ये अछूत या फिर अनटचेबल्स इनके हवाले से था, उनको राइट्स वगैरह दिए गए थे, उन्हें हकूक दिए गए। अछूत आप समझते हैं, इनसे इन्हें कम तर ज़ात समझा जाता था, इनसे सलाम नहीं लिया जाता था। हिंदू लोग जो हैं अछूतों के साथ रिश्तेदारियां नहीं करते थे, शादी नहीं करते थे। अनटचेबल्स यानी कि इन्हें टच नहीं किया जा सकता। ये हिंदुओं का जो मजहबी जो तालीमात के मुताबिक ऐसा मामला था। तो फिर अंग्रेज़ जो था साहब ज़ाहिर उसने यहाँ पे हुकूमत की थी, यहाँ पे गवर्नमेंट कायम की थी। उसने जब आइन दिया तो उससे पहले ये अनटचेबल्स या छूत इन्हें 1932 के अंदर इनके राइट्स दिए गए। अच्छा, वारधा स्कीम, ये एजुकेशन के हवाले से ये भी सवाल आया हुआ था। वारधा स्कीम एजुकेशन के हवाले से ये दी किसने थी, जाकिर हुसैन ने। दी कब थी, 1923 के अंदर। देखें अब यार 3 से 4 सवाल यहाँ पे आपके हो गए हैं, तो ये कितना आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप गौर व फिक्र करें। दिस इज़ वेरी आपके पास बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये 1/3 वाला लाजमी याद कीजिएगा। 1/3 ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर कायदे आज़म ने डिमांड की थी सीट्स की मुसलमानों के लिए। यानी कायदे आज़म ने सीट्स की डिमांड की थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों के लिए। कितनी की थी, 1/3 मुसलमानों के लिए कि हमें मरकजी असम्बली में मरकजी। अच्छा, बात चल रही थी। अच्छा, 1 और 3 ये याद रखिएगा, पहली और तीसरी, यानी यहां से ही मैंने बना रखा है पहली और तीसरी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
यानी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में हुई थी 1930 से लेकर 1932 तक, पहली और तीसरी के अंदर कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। तो ये एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि कांग्रेस जो है उसने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और तीसरी के अंदर नहीं पार्टिसिपेट किया था। यह भी याद रहे यहां 3 से कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर कायदे आज़म ने कितनी अमेंडमेंट का प्रपोजल दिया था। तो 3 लफ्ज़ 3 याद रखिएगा, 3 अमेंडमेंट जो हैं कायदे आज़म ने तजवीज़ दी थी कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर 3 अमेंडमेंट की जानी चाहिए। अच्छा, यहां से यह भी याद रहे कि 3 दिनों के अंदर ही दिल्ली फतह हुआ था, ये जब अंग्रेज़ों की यहाँ पे हुकूमत थी। तो देखें अब 1/3 है, आपने क्या क्या चीज़ें इससे याद रख ली कि 1/3 जो है यानी कि 1/3 जो है सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंदर कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए सीट डिमांड की। पहली और तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 3 ये लफ्ज़ 3 दिन के अंदर दिल्ली फतह हुआ। 3 अमेंडमेंट है जो कायदे आज़म ने तजवीज़ दी। अगर आप इस तरह से मिला जुला के याद करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो काफ़ी मुश्किल आपको आएगी। नेक्स्ट जी, जेफर्ड, ये जो जेफर्ड है ये फर्स्ट नेवी एडमायरल था, फर्स्ट नेवी एडमायरल जेफर्ड। याद रख लें, ऐसे याद रख लें कि जाफर था जी, जाफर जो है ये अंग्रेज था। जेफर्ड पहला जो नेवी एडमायरल है जेफर्ड था। नेक्स्ट जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने किस किस्म की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के लिए फेवरेट करार दिया। ये पाकिस्तान के लिए कौन सी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डेमोक्रेसी की हमायत की। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 12 मार्च 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई असेंबली में। ये भी याद रहे 1956, 1962 और 1973 के आइन का प्री एम्बल है। प्री एम्बल का मतलब तारफ शुरू ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से होता है। तो सवाल ये आया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। 12 मार्च 1949 के अंदर इसे असेंबली के अंदर पेश किया गया। प्री एम्बल 1956, 1962 और 1973 का ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा, कश्मीर जो वार है 1948 के अंदर हुई तो जनरल ग्रेसी था, डिड नॉट फॉलो कायदे आज़म। जनरल ग्रेसी जो था ये अंग्रेज़ था, इसने कायदे आज़म के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था। जनरल ग्रेसी। ग्रेस लफ्ज़ याद रखने जी, ग्रेस कहते हैं अजमत को। ग्रेसी का मतलब है कि भी वो बेअजमता सच बंदा था, ग्रेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़, इसके बाद हम मज़ीद करते हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर के। याद रहे ये एमसीक्यूज़, इसमें से 5 से 10 एमसीक्यूज़ आने वाले पेपर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है या कोई भी है उसमें रिपीट हो जाएंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के बारे में पूछा हुआ था अबेसमेंट। अबेसमेंट से मुराद होता है, इसका सिनोनिम पूछा हुआ था। सिनोनिम, अबेसमेंट का सिनोनिम होता है ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन से मुराद बेइज्जती, यानी अबेसमेंट का जो मतलब है ह्यूमिलेशन से मुराद बेइज्जती। इसी तरह इंट्रिंसिक, इसका भी सिनोनिम पूछा हुआ था। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अहम या लाजमी, इसे इसेंशियल कहते हैं। इंट्रिंसिक से मुराद इसेंशियल होता है। इसी तरह प्रेज़वर्दी जो होता है काबिल तारीफ़ होता है या क्रेडिबल, इसका सिनोनिम दिया हुआ था। प्रेज़वर्दी का क्रेडिबल था। ऑप्शन के हवाले से प्रेज़वर्दी का क्रेडिबल था। रिपीट हो सकता है जी ये भी। इसी तरह आपके पास LOATHE, लॉथी को कहते हैं कि डिसलाइक करना यानी नफरत करना या डिटेस्ट करना, ये भी सिनोनिम पूछा हुआ था। अच्छा, ये चारों के चार जो थे बेसिकली ये सिनोनिम थे, लोथी, डिटेस्ट, डिसलाइक। अच्छा, आगे प्रेपोजिशन देखें सारे बच्चे। द पीस ऑफ क्लोथ विल
फारा टर्बन, टर्बन कहते हैं जो आप सर पे पगड़ी बांधते हैं उसे टर्बन कहते हैं। पीस ऑफ क्लॉथ कहते हैं कपड़े को। अब आपने पगड़ी के लिए कपड़ा लेना है, ये कपड़ा कितना होना चाहिए, उसके लिए विल डू आएगा। द पीस ऑफ क्लॉथ विल डू फॉर अ टर्बन। इसी तरह ये अगली 6वें नंबर पे हाइडिंग समथिंग बिहाइंड द कर्टन, कर्टन कहते हैं पर्दे को। जब भी पर्दा लफ्ज़ आता है तो उसके पीछे कोई चीज़ छुपी हुई हो या हाइड हो तो बिहाइंड लगाएंगे, बिहाइंड प्रेपोजिशन। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मशहूर प्रेपोजिशंस हैं। द पीस ऑफ क्लॉथ विल डू फॉर अ टर्बन, ठीक है जी, ये टर्बन आ गया तो विल डू फॉर। हाइडिंग अगर कर्टन है तो बिहाइंड आएगा। पुट बाय या सेव बाय, पुट बाय का मतलब बचा के रखो। समथिंग रेनी डेज, रेनी डेज कहते हैं जब मुश्किलात के दिन होते हैं, जैसे आजकल बारिशों का मौसम है पंजाब के अंदर, तो कुछ ना कुछ अगर बचा के रखा होगा, गंदम वगैरह, पैसे वगैरह, तो आपके जो मुश्किल जो दिन हैं, यानी कि अगर हमने माजी में बचा के रखा हो तो आजकल हम यूज़ कर सकते हैं। यानी मुश्किलात के दिनों में कुछ ना कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। इसी तरह से सिट, यहाँ पे क्या आएगा प्रेपोजिशन, द शेड ऑफ द ट्री। अच्छा, ट्री एक चीज़ है, शेड उसका साया है। अब दरख्त है, उसका साया है, उसके साए में बैठे हैं, तो यहाँ पे इन आएगा। सिट इन द शेड ऑफ ट्री, तो यहाँ पे इन आएगा। सिट इन द शेड ऑफ ट्री, इन विल कम हियर। इसी तरह से वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग क्या है जी, अलोंग बेसिकली प्रेपोजिशन है। ही सा आ वन आइड पर्सन। अच्छा, वन आइड पर्सन से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वन है तो यहाँ पे आ नहीं लगाना, आ आर्टिकल है। वन आइड पर्सन से मुराद एक ऐसा इंसान जिसकी एक आंख है, ये पूरी एक चीज़ बन जाती है, पूरी एक चीज़, एक आंख वाला शख्स। ही सा, उसने देखा, आ वन आइड पर्सन यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी एक आंख थी, इसका मतलब ये है, तो आ लाजमी आएगा, ए लाजमी आएगा। द पैसेंजर्स वर वेरी हैप्पी बाय द, यहाँ पे बाय आएगा, फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट। अच्छा, ये सेंस ऑफ द सेंटेंस, जो जुमले की सेंस है उसे भी आप चेक किया करें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगला यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सेंस समझ आएगी कि बाय क्यों आएगा। द पैसेंजर्स वर वेरी हैप्पी डैश बाय द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट, यानी ये जो ट्रीटमेंट है या फ्रेंडली या वार्म है, इसके साथ हमेशा बाय आएगा। नेक्स्ट जी, दे सेड डैट दे वुड विजिट लंदन द फॉलोइंग वीक। ये यकीनन इनडायरेक्ट है, विल को वुड में चेंज कर दिया। सेड है, सेकंड फॉर्म है सेड, यहाँ पे विल की जो भी वहाँ पे है, दे विल विजिट होगा, वुड आ जाएगा। द फॉलोइंग डे यानी कि यकीनन नेक्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा एक्टिव के जुमले में। तो ये आपने देख लेने हैं जी, किताबों के अंदर ये टोटल चीज़ें मौजूद होंगी। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर्स दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। यकीनन ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया होगा, तो ही वंडर्स ऐसे करके शुरू हुआ होगा, तो ये ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर्स दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। ये आपके पास जी आया है हुक्मिया जो जुमला होता है, ही इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्लीप, ही इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्लीप। तो ये चीज़ें आप लाजमी देखा करें जी। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं जी, कंप्यूटर के हवाले से हम बात करेंगे कि कंप्यूटर बड़ा अहम किरदार हो गया कंप्यूटर का। पहला जो है कंट्रोल प्लस के की पूछी हुई थी, ये हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होता है। F1 जो है वो हेल्प के लिए है। कंट्रोल प्लस N, इससे न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ओपन होता है। F1 हेल्प है, कंट्रोल प्लस N न्यू डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक है। अच्छा, स्लाइड शो व्यू अगर आपने पावर पॉइंट में लगाना है, स्लाइड शो व्यू कि आपको स्लाइड्स नजर आए, तो F5 दबाएंगे, F5। अच्छा, F5, F6, F7 ये क्या है, ये फंक्शन कीज़ हैं, ये याद रखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, वायरलेस फाइडिलिटी, वाई से मुराद है वायरलेस फाइडिलिटी, यानी बगैर तार के। वायरलेस का मतलब है लेस मीन नहीं है, वायर का मतलब वायर नहीं है, फाइडिलिटी का मतलब है वफा, बगैर तार के वफा हो रही है, यानी कि आपका डाटा चल रहा है। इसका मतलब यही है जी, वाईफाई यानी आप मोबाइल जब यूज़ करते हैं तो बगैर वायर के आपका जो मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चलता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं वायरलेस फाइडिलिटी, बगैर तार के ही जी वफादारी हो रही है। अच्छा, ALT प्लस एंटर, ये की आपने याद रखनी, इंटर न्यू लाइन विद इन सेम सेल।
अगर एक ही सेल है, विद इन सेम सेल आपने न्यू लाइन को इंटर करना है। ये सेल है आपके पास, सेम सेल के अंदर आपने लाइन को इंटर करना है, अल्ट प्लस इंटर करेंगे जी। नेक्स्ट जी, सी बड़ा है माई डॉक्यूमेंट से, सी जो है वो बड़ा है माई डॉक्यूमेंट से, माई डॉक्यूमेंट जो बड़ा है डेस्कटॉप से, डेस्कटॉप बड़ा है सिटी से, सिटी बड़ा है मार्केट से, मार्केट बड़ा है कंप्यूटर से। तो इनर मोस्ट पूछा हुआ था, इनर मोस्ट इनमें ये वाला बनता है जो सबसे एंड में है। आउटर मोस्ट क्या है, जहाँ पे ये वाला मुंह खुला है, ये वाला, ये मुंह खुला है, और ये वाला आउटर मोस्ट है। इनर मोस्ट जहाँ पे ये वाला मुंह बंद है और जो एंड में है, तो कंप्यूटर इनर मोस्ट है। अब देखिए, जिस बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ा है और कंप्यूटर के ऊपर वो टाइपिंग वगैरह करता है या MS एक्सेल वगैरह, तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए काफ़ी मुश्किल है ये। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा हुआ है, एक्सेल के अंदर पहले से ही जो एक्सटेंशन जो मौजूद होती है वो XLSX ये वाली है जी। अच्छा, एक्सेल फार्मूला जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है जी। एक्सेल के अंदर जो फार्मूला है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इक्वल होता है, फिर छोटी ब्रैकेट होती, छोटी, ये याद रखें, इक्वल होता है और छोटी ब्रैकेट है, इससे आपका एक्सेल फार्मूला यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद ये पूछा हुआ है रिटर्न करंट डेट, कि वो कौन सी यानी कि फंक्शन है या की है जो करंट डेट को रिटर्न करने का। अभी ये करंट डेट क्या है, तो साफ ज़्यादा करंट डेट वही होगी जो मौजूदा होगी, यानी टुडे इज इक्वल टू, दबाएंगे टुडे और छोटी ब्रैकेट इज इक्वल टू टुडे, टुडे का मतलब करंट डेट, रिटर्न करंट डेट टुडे, ये वाली चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट चेक कर सकते हैं आप, वर्ड फाइल जो है इसे PDF में कन्वर्ट करना है। वर्ड फाइल जब PDF में कन्वर्ट होगी या वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, अपीयर एज रीड ओनली डॉक्यूमेंट, ये वाला ऑप्शन है जी, अपीयर एज रीड ओनली डॉक्यूमेंट। जब वर्ड फाइल को आप PDF में कन्वर्ट करेंगे वो कैसे आएगा, अपीयर एज रीड ओनली। आपने इसे याद करना है, इसे जहन में बैठा लेना है, क्योंकि जो कंप्यूटर वाले हैं उनके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं, अलबत्ता जो दूसरे होते हैं उन्हें ये ऐसे ही करना पड़ता है। अच्छा, 13 नंबर पे बिब्लियोग्राफी या साइटेशन, ये किस लिए इस्तेमाल होता है बिब्लियोग्राफी या साइटेशन, ये ऐड रेफरेंसेस, अगर आपने को रेफरेंस देना है, उसे ऐड करना है। बिब्लियोग्राफी का मतलब ही इस तरह का, साइटेशन का मतलब ही रेफरेंस होता है। अच्छा, कंप्यूटर्स के लिए क्या नेसेसरी होता है, कनेक्टेड टू अ सर्वर, जो ऐसे कंप्यूटर जो सर्वर यानी कि एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, मसलन 8 से 10 कंप्यूटर हैं, वो एक ही कंप्यूटर जिसे हम सर्वर बोलते हैं उसके साथ कनेक्ट हैं, उनके लिए क्या नेसेसरी है, टू शेयर स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, के इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें, तो नेटवर्क का होना बड़ा लाजमी है जी। नेटवर्क होगा तो ही आपकी इन्फॉर्मेशन और स्टोरेज जो है वो शेयर होगी, ये कंप्यूटर के लिए लाजमी। नेटवर्क से मुराद ये है कि उनके अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हों, आपस में कनेक्टेड हों, आपस में सारे वो मामलात हों। नेक्स्ट जी, ये कंप्यूटर के MCQs ये भी पूछे हुए हैं, इन्हें भी देख लें। ADLDA के अंदर कंप्यूटर की अहमियत और बढ़ जाती है। हाँ जी, पहला, मास्टर डॉक्यूमेंट में क्या फीचर्स हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट, लफ्ज़ ही मास्टर डॉक्यूमेंट है, क्या फीचर्स हैं, मैनेज एंड एडिट, ये मैनेज भी करता है, एडिट भी करता है। किसे मैनेज करता है और एडिट करता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मास्टर मल्टीपल स्टूडेंट्स को देखता है, ऐसे मास्टर जो डॉक्यूमेंट है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है, एडिट करता है, विद इन अ सिंगल मास्टर डॉक्यूमेंट, विद इन अ सिंगल मास्टर डॉक्यूमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आइएगा, अगर हमारे पास ऑलरेडी जो कलर्स अवेलेबल होते हैं और ग्राफिक्स होते हैं उन्हें हम यूटिलाइज़ करें, ऑलरेडी अवेलेबल कलर्स और ग्राफिक्स को यूटिलाइज़ करें, किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, थीम इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने जहन में रखें, थीम कब इस्तेमाल की जा सकती है, थीम कैसे इस्तेमाल की जाती है, जब हम ऑलरेडी जो अवेलेबल कलर्स और ग्राफिक्स, जो कलर है लाल हरा नीला, और ग्राफिक्स जो पहले से मौजूद होते हैं उन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो यकीनन थीम के लिए उन्हें। अच्छा, इसी तरह आपके पास अप्लाई सेम डिज़ाइन, आपने अप्लाई करना है, सेम का मतलब एक जैसा डिज़ाइन, टू ऑल स्लाइड्स, यानी तमाम स्लाइड्स हैं उनके ऊपर सेम डिज़ाइन। ऐसे समझ लें 10-12 लोग हैं, उनकी पिटाई एक ही चीज़ से करनी है, एक ही जूते से, या उन सबको एक ही जूता पहनाना है, तो फिर क्या करेंगे,
इसी तरह आल स्लाइड्स को 10 से 15 जो स्लाइड्स बनी हुई है पीपीटी की, उसके ऊपर आपने सेम डिज़ाइन, तो फिर साफ ज़रा जी डिज़ाइन टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे, डिज़ाइन टेम्पलेट। तो डिज़ाइन से मुराद है सेम फॉर आल। अच्छा, नेक्स्ट ये है टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है। अगर आपने इसे मूव करना चाहते हैं तो एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब ही ज़िंदा होता है, लाइवली होता है। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, इफ़ेक्टिवली मूव करने के लिए एनिमेशन। साइबर जो सिक्योरिटी होती है, ये सलामती किसकी करती है? कंप्यूटर की। किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया, एक्सप्लॉइटेशन, इन तीनों से करती है। आल इसका ऑप्शन था। नेक्स्ट मैथ है जी, 450 रुपये हैं, उसके ऊपर 81 रुपये इंटरेस्ट वो यील्ड करते हैं। 81 रुपये बतौर सूद 4.5% पर। कितने टाइम लगेगा जी? ये 4 साल लगेंगे। अच्छा, ये मैथ के मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा सोल्व पोर्शन की। मैथ आप देख लें, 8 नंबर की यहाँ पे पूछी हुई है, और मैथ आपकी मेरिट का डिसाइड करती है, क्योंकि मैथ जिन्हें आती है, इसी तरह कंप्यूटर, इसी तरह हर चीज़ का एक अपना, इसी तरह 5 जमा 51 माइनस 3 जमा 7 माइनस 5.1 54.9 सेपरेट इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा हल करने की। 4 ज़रब माइनस 7 ज़रब 4 के एक्स इज इक्वल 1, एक्स आंसर 7 है। ए बी जो है वो 12 दिनों के अंदर काम ख़त्म करते हैं। ए बी सी 8 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। सी कितने दिनों में करेगा? सी अलोन, सी अकेला कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। 0 व माइनस 7, ये तो सिंपल है, वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई एक्सिस के ऊपर है ये वाला। 0 व पी, पी व 0, इनमें डिस्टेंस अगर 8 मीटर है इन दोनों पॉइंट्स में, 0 व पी और पी व 0 में डिस्टेंस 8 मीटर है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी? √32। अच्छा, स्फीयर विद रेडियस, अगर स्फीयर है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा अगर रेडियस 4 है? 502 सेंटीमीटर क्यूब। मैथ का जो सोल्यूशन है मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में आपको मिलेगा जी। करंट अफेयर के हवाले से पहला सवाल, चाइना ने जो लॉन्ग मार्च रॉकेट, ये कब एक्सप्लोड हुआ था? लॉन्ग मार्च रॉकेट ये कब एक्सप्लोड हुआ था? 29 अप्रैल 2021, यानी 2021 के 29 अप्रैल को। इसी तरह इंडियन जो प्रोफेसर हैं, डिप्लोमेट भी हैं, उन्होंने के से मुराद कश्मीर होता है, कश्मीर के बारे में क्या कहा था? इंडिया इलीगली, आई से इंडिया, आई से इलीगली, ओ से अकोपाइड, के से कश्मीर, यानी इंडिया इलीगली अकोपाइड कश्मीर। ये किसने कहा था? इंडिया का प्रोफेसर था, डिप्लोमेट था, उसने कहा था कि इंडिया ने इलीगली अकोपाई कश्मीर, कश्मीर को गैर लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से अकोपाई किया। ये कौन थी? निवेदिता मेनन, निवेदिता मेनन। बड़ी सोचने वाली बात है जी। इंडिया के अब पढ़े लिखे लोग, ख़ासकर प्रोफेसर या डिप्लोमेट, अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये फिर पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल्ड स्टांस है, पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है, ये तो साफ ज़ाहिर है फिर उसकी हमायत है कि निवेदिता मेनन यकीनन ये रियलिस्टिक किस्म के प्रोफेसर या डिप्लोमेट हैं जिन्होंने इंडिया के वार्न किया कि इंडिया ने इलीगली अकोपाई कश्मीर को किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह बुरहान वनी, कश्मीरी लीडर है जी बुरहान वनी। ये 2016 में इन्होंने जामे शहादत नोश किया, बुरहान वनी। इसी तरह मकबूल भट्ट 2019 के अंदर, वो भी कश्मीरी लीडर है। बहरहाल फिच रेटिंग अपग्रेडेड पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग, फिच रेटिंग कंपनी का नाम है जिसने अपग्रेड किया पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग। कब की जी? अप्रैल 2025। अब आप देख लें, अप्रैल 2025 के वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर जो यानी कि रीसेंट करंट अफेयर, मोस्ट रीसेंट करंट अफेयर। हालांकि पीपीएससी में कभी ये ट्रेंड हुआ करता था, इतने रीसेंट करंट अफेयर उठाया नहीं करता था, लेकिन खुशाइंद बात है जी, नए बच्चे, उन्हें भी तैयारी का अच्छा मौका मिलेगा। नेक्स्ट जी, 2018 जो है, फाटा केपी के मर्जर 2018 में हुआ, ये 31 मई 2018। फाटा आपको पता है कि ये पाकिस्तान की फेडरल एरिया था, ये ट्राइबल एरिया था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिवली ट्राइबल एरिया,
यानी वफाकी तौर पे इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। इसकी एजेंसीज़ थी वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, वहाँ पे कोई रिट ऑफ द स्टेट उस तरह से है नहीं थी। तो 2018 में फाटा को केपीके के साथ मर्ज कर दिया गया था। फिर नेशनल असम्बली में इसकी सीट्स जो हैं वो क्रिएट की गई, तकरीबन 12 सीट्स नेशनल असम्बली में, केपीके में भी। बहरहाल सवाल यहाँ पे ही पूछा हुआ था कब मर्ज किया गया है, आपको इसकी डिटेल टोटल पता होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, उनके कितने सन्स थे? 12 बेटे थे उनके। रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी है। हिजरत के 5वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे शादी की? हिजरत के 5वें साल, 5 हिजरी को, यानी हज़रत ज़ैनब बिनते, ये आगे लिखा हुआ है। अच्छा, ईयर ऑफ ग्रीफ, आमुल हज़न, गम का साल 10 नबवी को कहा गया। 10 नबवी क्यों कहा गया? क्योंकि हज़रत खदीजतुल कुबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पहली ज़ौजा मुबारका, उनकी डेथ हुई। इसी तरह हज़रत अबी तालब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अली के वालिद मोहतरम, उनकी उसी साल में विसाल हुआ। तो इसलिए ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है, आमुल हुज़न कहा जाता है 10 नबी को। अच्छा, ये बड़े जनरल से क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल ये बहुत मुश्किल। अब्बासिड एम्पायर का जो पहला कैपिटल क्या था? अब्बासी जो सल्तनत थी या अब्बासिया जो एम्पायर था, उसका पहला जो कैपिटल कूफा है, ये याद रखिएगा, कूफा। इसी तरह आपके पास वो कौन सा उमवी खलीफा है, उमैयद रूलर, कौन सा उमवी खलीफा है जिसने करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया? यानी करेंसी जो है आपका, जितने आपके पास जो स्टैंडर्डाइजेशन करेंसी यानी सिक्के ईजाद किए, उमवी खलीफा, तो वो अब्दुल मालिक बिन मरवान है। इसने नोटों को भी, करेंसी हो गया, नोट हो गए, इनके हवाले से अब्दुल मालिक। असल बाप जो उमवी हुक्मरानों का अब्दुल मालिक बिन मरवान ही है, असल बाप जो उमवी हुक्मरानों का है। अगर कोई सबसे बड़ा लिखा उमवी उमैयद रूलर है, वो भी अब्दुल मालिक है। इसी तरह से बानी हुक्मरान जो है उमैयद खलीफा का, वो भी अब्दुल मालिक बिन मरवान है। अब ये सारी MCQs हैं। अरबी को दफ्तरी ज़ुबान, ये भी अब्दुल मालिक बिन मरवान ही हैं जिन्होंने। अच्छा, उमवी बादशाहों का बाप भी अब्दुल बिन मालिक बिन मरवान है। इस्लामी सिक्का जो है वो भी अब्दुल मालिक बिन मरवान ने ही ईजाद किया है। 686 हिजरी में इन्होंने गवर्नमेंट कायम की और तकरीबन 26 साल। बाकी ये आप देख लीजिएगा, ये सारे MCQs हैं जो आ सकते हैं पेपर में। नमाज कसर, नमाज कसर ये ट्रैवलर, जितने भी लोग सफ़र करते हैं, सफ़र के लिए है। मसलन आप लाहौर चले गए, कराची चले गए, घर से काफ़ी दूर हैं, एक फ़ासले की वो है, तो नमाज कसर अदा की जाती है। ट्रैवलर ख़ुद तो किसी से ना बने, मगर इससे काफ़ी अल्फाज बने, ये कलमे बने, यानी ख़ुद तो किसी से ना बने मगर इससे काफ़ी अल्फाज बने, ये कलमे बने। मस्दर की तारीफ़ है जी। वस्फ़ी नाम जो किसी वसफ़ या खूबी की वजह से कौम या अवामुन्नास में मशहूर हो जाए, यानी वसफ़ यानी उसके अंदर कोई खूबी है या कोई वसफ़ है, उसकी वजह से पूरी कौम में मशहूर हो जाए, अवामुन्नास में मशहूर हो जाए, उसे लक़ब कहते हैं। मूसा का जैसे लक़ब था कलीमुल्लाह, यानी कि हज़रत मूसा, लोग कहा करते थे कि लोगों के अंदर मशहूर था कि अल्लाह से कलाम करते हैं। तो मूसा बेसिकली इनका जो लक़ब कलीमुल्लाह लक़ब है, असल नाम मूसा है। और क्योंकि वो अल्लाह से कलाम किया करते थे, इस कलाम उनकी खूबी थी अल्लाह से करना, तो इस वजह से इन्हें कलीमुल्लाह इनका लक़ब है। हकूमती सतह पर अगर कोई दिया जाए, हकूमत नवाज़े, हकूमती सतह पर दिया जाए, तो उसे फिर साफ ज़ाहिर है जी ख़ताब कहते हैं। अगर एक होता है लोगों के अंदर मशहूर होना, एक होता है ऊपर से हायर अथॉरिटी या पावर में जो बैठे लोग हैं, गवर्नमेंट है वो देती है, तो लोगों वाला तो ज़्यादा अच्छा होता है जी। उसकी वजह ये होती है कि लोग जो हैं वो मखलूक़ खुदा वो ज़्यादा अच्छा देख रही होती है।
हुकूमतों का क्या है, वो तो कभी भी किसी को कोई भी मेडल दे देती हैं, कोई भी इनाम दे देती हैं। अलबत्ता हमारा मिशन ये नहीं, वो रो रहा था, वो रो रहा था, यहाँ पे कई रो रहे हैं जी, वो रो रहा था। क़वायद के अतबार से क्या है, ये माजी इस्तमरारी है। अच्छा, ये ग्रामर है उर्दू की पूछ रहा है जी, इसे ज़रूर एक आधी दफ़ा देख के जाएँ। माजी इस्तमरारी क्या होता है, माजी तमन्नाई क्या होता है, माजी शकिया क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। अगर आप जहन में रख लें तो मेरा नोट्स बना लें आप अपने। उर्दू की किताबें मिल जाती हैं, कलीद उर्दू सबसे बेस्ट है। वो रो रहा था, क़वायद के अतबार से माजी इस्तमरारी। इल्म बयान, मैं भी कोई ना कोई उर्दू के ऊपर आपके लिए स्पेशल वीडियो लाजमी को 8-10 बना दी जाए, ताकि आपके यहाँ से नंबर मिस ना हो। इल्म बयान किस, अब इल्म बयान से मुराद है बयान करने का इल्म। उर्दू के अंदर बयान करने का इल्म क्या, उसमें किसी शख्स, चीज़ या कैफियत को मुश्तरक सिफ्त की बुनियाद पर, मुश्तरक सिफ्त यानी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी शख्स, चीज़ या कैफियत को मुश्तरक सिफ्त की बुनियाद पर किसी निस्बतन ज़्यादा वाज़ेह अहम चीज़ से मुआजना करना। मिसाल के तौर पर उसे तशबीह कहते हैं, उसे तशबीह कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़का है, बड़ा खूबसूरत है, एक छोटा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा उस खूबसूरत लड़के की तरह लगता है, उतना खूबसूरत नहीं है जितना वो बड़ा जो लड़का है, तो छोटा उसकी तरह लगता है। तो छोटे का ये जो मुश्तरक सिफ्त है खूबसूरती, वहाँ पर उसकी बिना पर निस्बतन ज़्यादा वाज़ेह, यानी वो बड़ा जो लड़का है, मुआजना का तशबीह। अच्छा, कलमी नुस्खे हो गया, दस्तावीज़ हो गया, गैर मतबूआ हो गया। ये कलमी नुस्खे कभी कभी हमें मिल जाते हैं, लिखे हुए पुराने, जो किसी बड़े ही, यानी दस्तावीज़ हो गया या गैर मतबू, इन्हें मखतूता कहते हैं। हमारा मिशन मखतूता को याद कर लेना है। यूसुफ बे कारवां, यानी कि यूसुफ जो है वो कारवां के बगैर है। अब आप देख लें, ये इस्लामिक हिस्ट्री है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उसके 12 भाई साथ लेकर गए, तो यूसुफ को कुएं में डाल दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो अकेले यूसुफ रह गए थे। तो ये वहाँ से ही उर्दू के अंदर ये हिस्टोरिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ईडियम, या यूसुफ बेकारवां मिन अकेला, जाड़े की चांदनी बेफ़ायदा चीज़, इसका यही मतलब बनता है, जाड़े की चांदनी। MHT मुस्तनसर हुसैन तारड़, मुस्तनसर हुसैन तारड़ क्या चीज़ हैं जी, इन्होंने क्या लिखा, शहर खाली कूचा खाली, ये किताब लिखी है, शहर खाली कूचा खाली। ये किताब किस पे लिखी है, वबाई अमराज पे लिखी। ये कोरोना वायरस जब आया हुआ था आपके सामने, तो उस वक्त वाकई शहर भी खाली था, कूचा भी खाली था। तो वबाई अमराज के ऊपर मुस्तनसर हुसैन की जो किताब है तारड़ की, शहर खाली कूचा खाली। शौकत सदीकी का नावल है जी खुदा की बस्ती, इसके 11 अबवाब हैं। अच्छा, शौकत सदीकी का पहले वो पूछा करता था कि कौन सा नावल है खुदा की बस्ती, कभी जांगलूस पूछ लिया करता था, लेकिन अब थोड़ा सा उसने इस चीज़ के अंदर ट्विस्ट और डाल दिया है, और थोड़ा सा यानी कि पेपर को जो रटेबाज हैं, जो पैरट स्टाइल रीड करते हैं, बस रोट लर्निंग करते हैं और पास पेपर सिर्फ याद करके रट के चले जाते हैं, तो उसने डिस्करेजमेंट की है, हौसला शिकनी की है। यहाँ पे अब 11 अबवाब उसने कहा है, अभी अबवाब बताएं।